प्याज के भाव अचानक से ही आसमान छूने लगे। जिन किसानों ने अपना प्याज 5 रुपए किलो बेचा, वही प्याज मार्केट में आज 100 रुपए किलो बिक रहा था। किसानों के बीच आजकल बातचीत का सिर्फ एक ही मुद्दा था। ये तो हम लोगों के साथ ज्यादती हो गई। इतना सस्ता प्याज खरीद कर सरकार कितने महंगे रेट पर बेच रही है। इतने सालों से खेती कर रहे हैं अपन प्याज की। इस बार ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग लुट गए हैं। सभी किसान अपने अपने तरीके से अपनी परेशानी एक दूसरे को बता रहे थे। उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। रामेश्वरम भी अपने घर आ जाता है। रामेश्वरम के परिवार में उसकी पत्नी सुलोचना, बेटी लावण्या और बेटा जितेश था। वो महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव संगरूप में रहते थे। वैसे तो गांव के ज्यादातर किसान प्याज की ही खेती करते थे, लेकिन ऑफ सीजन में दूसरी सब्जियां भी लगाते थे। इस बार जो किसानों ने अपना प्याज सरकार को बेचा तो 5 रुपए किलो पर बेचा, और अचानक से ही 2 महीने बाद मार्केट में रेट 100 रुपए किलो हो गया। सुलोचना, इस बारी जो हो गया सो हो गया। इस बार मैं प्याज की इतनी खेती करूंगा और उसे बेचूंगा नहीं जब तक कि मुझे अच्छा दाम नहीं मिल जाएगा। देख लेना, आपको जैसा ठीक लगे। खेती के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानती। आई, तेरे को पता है, हमारे स्कूल में सारे टीचर भी इसी बारे में बात कर रहे थे। मेरे को पता होता कि इतना दाम बढ़ने का है तो मैं अपना प्याज मार्केट में ना ही बेचता। देवा देवा, जो हो गया उसे जाने दो, आगे की आगे देखेंगे। मेरा माथा दुख रहा है। लावण्या बेटा, सबके लिए खाना तो लगा। जितेश, जा लावण्या की मदद कर। रामेश्वर वैसे तो बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा लालची था। जब उसे अपनी सब्जियों के अच्छे दाम मिलते तो वो उन्हें बेच देता। तब ये भी नहीं सोचता कि परिवार के लिए भी कुछ सब्जी चाहिए या नहीं। कई बार ऐसा होता। सुलोचना चटनी के साथ रोटी खिलाती, लेकिन रामेश्वर घर सब्जी लेकर नहीं आता। प्याज लगाने का मौसम आ जाता है। सारे किसान प्याज की खेती शुरू कर देते हैं। रामेश्वर भी प्याज की पौध बनाकर अपने खेतों में लगा देता है। सर्दियां शुरू हो जाती हैं। रामेश्वरम को एक अलग सा लालच आ जाता है। वो इतनी सर्दी में भी सुबह सुबह खेतों में पहुंच जाता और रोज प्याज की खेती को देखता। इस बार मैंने बहुत अच्छे प्याज के पौधे लगाए हैं। प्याज भी अच्छी मात्रा में उतरना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इस बार मैं सारा प्याज स्टोर कर लूंगा और जब मार्केट में इस बार की तरह रेट बढ़ जाएंगे तो मैं खुद उन्हें बेचूंगा। तभी एक किसान वहां आता है। अरे रामेश्वरम, मैं देख रहा हूँ आजकल तू रोजाना सुबह सुबह खेतों में आ जाता है। भाई इतनी ठंड में रोज देखने से तेरी फसल 2 दिन में तैयार नहीं हो जाएगी। टाइम तो उतना ही लेगी जितने में ये तैयार होती है। ऐसा कुछ नहीं है भाऊ, मेरे को नींद आती है इसलिए मैं खेतों की तरफ निकल आता हूँ। इस बहाने सुबह का घूमना भी हो जाता है और अपनी फसल भी देख लेता हूँ। अच्छा अच्छा, ये बात है। चलो फिर गांव चलते हैं। इस बारी मैं अपनी प्याज की फसल जल्दी ही बेच दूंगा और फिर अपने खेतों में सब्जियां लगाऊंगा। सोच रहा हूँ अलग अलग तरह की सब्जियां लगा लूंगा तो मार्केट में हर वक्त कुछ ना कुछ बिकता रहेगा। रामेश्वरम मन ही मन उसके ऊपर हंस रहा था। मूर्ख इंसान, मैं तो अपने प्याज को स्टोर करके रख लूंगा और ऊंचे दामों पर बेचूंगा। रामेश्वरम घर आ जाता है। बाबा, मेरे को इस बार एक नया स्वेटर मांगता है। वो मेरा स्कूल वाला स्वेटर छोटा हो गया है। बेटा, इस बारी काम चला लेते हैं। मैं इस बारी प्याज जब ऊंचे दामों पर बेचूंगा तो बहुत सारा पैसा कमा लूंगा और उस पैसे से फिर मैं तेरे लिए 2 स्वेटर लूंगा। बाबा, मैंने आई को दिखाया अपना स्वेटर। वो बहुत छोटा हो गया है, मेरे को फिट नहीं आएगा। इतना क्या सोच रहे हो, बच्चे को जरूरत है। अरे तुम्हें क्या पता कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इस साल इसी स्वेटर में काम चला लो। जतिन ये सुनकर रोने लगता है। सुलोचना फिर अपने जोड़े हुए पैसों में से कुछ पैसे रामेश्वरम को देती है। इतना लालच भी सही नहीं है। आप हर चीज में इतनी कंजूसी दिखाते हो। कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं। लो, ये पैसे लो और जतिन को स्वेटर दिलाकर ले आओ। हाँ हाँ, तुम दे लो ताना। यही कंजूसी है जो आज 4 पैसे तुम्हारे पास है। फिर वो अपने बेटे जतिन को लेकर मार्केट चला जाता है। वहीं पर ही गांव के 2 किसान आपस में बात कर रहे थे। रामेश्वरम उनको देखकर उनके पास चला जाता है। कैसे हो भाऊ? इधर मार्केट में कुछ लेने का है क्या?
अरे मैं यहाँ अपने खेतों के लिए खाद लेने आया था। दुकान वाला मुझसे कह रहा है कि एक ऐसा खाद आया है जिसे प्याज पर डालेंगे तो प्याज बड़े भी उगेंगे और जल्दी भी। फिर तो जरूर कोई गड़बड़ होगी। जो चीज प्रकृति के हिसाब से तैयार होती है वही अच्छी होती है। किसानों की ये बात सुनकर रामेश्वरम के कान खड़े हो जाते हैं। मुझे भी बताओ भाऊ, कौन सी दुकान वाला है जिसने ये बोला है? पहला किसान रामेश्वरम को दुकान बता देता है। अपने बेटे जतिन को स्वेटर दिलाने के बाद रामेश्वरम उस दुकान वाले के पास जाता है। भाऊ, मेरे को पता चला है कि तुम एक ऐसा खाद बेच रहे हो जो प्याज की खेती पर डालेंगे तो वो जल्दी पक जाएगा और प्याज अच्छे भी होंगे। अरे मेरे पास बहुत अच्छी खाद आई है। आजकल इन सब चीजों के बगैर अच्छी खेती होना नामुमकिन है। जब तक चीजों को ट्राई नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि वो अच्छी है या। तुम बिल्कुल बराबर बोलता भाऊ। औरों का मेरे को नहीं पता, तुम मेरे को वो खाद दे दो। रामेश्वरम खुशी खुशी घर आ जाता है। अगली सुबह रामेश्वरम अपने खेत में जल्दी पहुंच जाता है और सारे खेत में दुकानदार वाला दिया हुआ खाद फैला देता है। पानी देने के बाद वो सपने देखता हुआ घर आता है। इस बार की मेरी प्याज की फसल इतनी अच्छी होगी कि मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर मैं एक खेत और खरीद लूंगा और उसमें भी प्याज की खेती करूंगा और इस तरह साल दर साल मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। क्या हुआ, बड़ा मुस्कुरा रहे हो? तुझे पता है, कल मैं जब मार्केट जतिन को स्वेटर दिलाने गया था, वहीं एक खाद की दुकान है। उस खाद वाले ने मुझे ऐसी खाद दी है जिसे मैं अभी प्याज के ऊपर फैलाकर आया हूँ। इस बारी हमारी फसल और समय से जल्दी तैयार हो जाएगी और प्याज भी बढ़िया लगेंगे। क्या खाद वाले से गांव वालों ने भी खाद खरीदा है? अरे इस गांव वालों को अकल ही कहाँ है। यहाँ के किसान तो बस बाल की खाल निकालना जानते हैं। जब मेरी बढ़िया प्याज की फसल देखेंगे तो सब जल भुन जाएंगे। देवा रे देवा, मेरे को तो समझ में नहीं आता कि आपको अकल कब आएगी। अगर वो खाद खराब निकला तो हमारी फसल खराब हो जाएगी और आपने तो सारे खेत में ही वो खाद फैला दी है। तुम क्या जानो खेती बाड़ी करना, तुम्हें तो बस घर में बैठकर नुक्स निकालना आता है। देवा देवा, इन्होंने जो किया सो किया, पर हमारा खेत खराब मत होने देना। 2 दिन बाद रामेश्वरम अपने खेत में फिर जाता है और वो देखता है कि उसकी प्याज की खेती बहुत अच्छी हुई है। सारे पत्ते हरे हरे और बड़े बड़े हो गए हैं। अरे रामेश्वर भाऊ, खेतों में ऐसा क्या डाला है? तेरी फसल तो 2 दिन में ही बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है। अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। लगता है इस बारी तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होगी। मेरी मानो, जैसे ही फसल तैयार हो फटाफट निकाल देना। आजकल तो हम लोग 2 बारी भी प्याज की फसल उगा सकते हैं। देखूंगा देखूंगा, अभी तो फसल तैयार होने में टाइम है। देखते ही देखते फसल तैयार हो जाती है। रामेश्वरम की फसल और किसानों से ज्यादा अच्छी और जल्दी तैयार हो गई। सब किसान उसकी फसल देखकर अचंभा कर रहे थे और रामेश्वरम तो फूला ही नहीं समा रहा था। वो अपने खेतों से सारा प्याज निकालकर बोरियों में भरकर अपने घर के कमरे में रख देता है। लालच मत करो, अपना प्याज अभी निकाल दो, अभी दाम भी अच्छे मिल रहे हैं। हम अपने घर में इतने दिनों तक प्याज को स्टोर करके नहीं रख सकते। तुम्हें तो पता है ना कि प्याज खराब हो जाता है। मुझे खेती बाड़ी मत सिखा, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। पहले सब किसानों को प्याज बेचने दे। जब प्याज महंगा हो जाएगा तब मैं अपना प्याज निकालूंगा। धीरे धीरे सब किसानों की फसल भी तैयार हो जाती है। सब किसान अपनी फसल प्याज मार्केट पर चल रहे रेट के हिसाब से निकाल देते हैं। रामेश्वर लालच में बैठा रहता है। पिछली बार कम पैदावार होने की वजह से प्याज महंगा हो गया था। इस बार किसानों ने प्याज की ज्यादातर खेती करके उस कमी को पूरा कर दिया, जिससे इस बार थोक में तो रेट अच्छा चला गया, लेकिन मार्केट में प्याज का दाम गिर गया। रामेश्वर रोज मार्केट आता और प्याज का रेट पता करता, पर प्याज था कि 10-15 से ज्यादा महंगा नहीं हुआ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप ये सारा प्याज मार्केट में बेच दो। नहीं नहीं, पिछली बारी इसी समय पर प्याज के दाम दुगने हो गए थे। मैं थोड़ा इंतजार और करूंगा। बाबा, आई सही बोल रही है, आप अभी अपना प्याज निकाल दो। हमारी टीचर बता रही थी कि इस बारी प्याज की खेती बहुत अच्छी हुई है और ज्यादातर किसानों ने प्याज की ही खेती की थी, इसलिए इस बारी रेट ज्यादा नहीं जाएंगे। ये ले बिटिया,
तू भी अपनी माँ की तरह शुरू हो गई। मैंने कहा ना, मैं अभी थोड़ा और इंतजार करूंगा। रामेश्वरम 1 महीना और इंतजार करता है, लेकिन इस बार दक्षिण भारत ही नहीं, उत्तर भारत में भी प्याज की बहुत अच्छी फसल हुई। मार्केट में इतना प्याज था कि प्याज के दाम धम से नीचे गिर गए। अब रामेश्वरम को अपने प्याज की चिंता सताने लगी। उसने पूरी रात सोचा और अगली सुबह। मुझे लगता है सुलोचना, मुझे अपना प्याज निकाल देना चाहिए, वरना मुझे ये दाम भी नहीं मिलेंगे। आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। जल्दी से आज अपना सारा प्याज मार्केट में बेच आओ। रामेश्वर उस कमरे का दरवाजा खोलता है जहां पर प्याज रखे थे, पर यह क्या, प्याज की बोरियां तो सड़ रही थी। रामेश्वर भाग कर जाता है और एक एक बोरी को खोल कर देखता है। किसी बोरी में कम और किसी में ज्यादा, अधिकतर प्याज खराब हो चुके थे और कमरे में से भी बहुत गंदी बदबू आ रही थी। इतनी तीखी गंध से सुलोचना घबराकर उस कमरे में आती है और सर पकड़कर बैठ जाती है। देवा देवा, ये क्या हो गया? हमारी तो सारी फसल खराब हो गई। मैंने कितना कहा था आपसे कि प्याज बेच दो, पर तब आपने मेरी एक न सुनी। आपके लालच ने हमारी पूरी फसल खराब कर दी है। रामेश्वर भी वहीं सर पकड़कर बैठ जाता है। उसके लालच ने उसकी फसल को खराब किया ही किया, उसकी माली हालत भी खराब हो गई। अब पता चला आपको कि लालच कितनी बुरी बला है। और रामेश्वर अपना सा मुंह लेकर बैठा रहा। मनोरमा अपने 2 बेटों करण और अर्जुन के साथ राजस्थान के शिवनगर में रहती थी। ये कहानी तब की है जब जमींदारों का राज हुआ करता था और वो गांव की जनता को कुछ नहीं समझते थे। ये वो समय था जब गांव के कुछ किसानों ने अपनी जमीनों के लिए आवाज उठाना शुरू किया था। माँ, हमारे पास भी तो जमीनें हैं ना, जो जमींदार ने अपने पास रखी हुई हैं। है तो बेटा, लेकिन मेरे पास वो पर्चा गुम हो गया जिसमें तेरे बाबा ने वो सब लिखवाया था। माँ, तू किसी दिन ध्यान से देखना, वो पर्चा कहाँ गुम होगा, घर में ही कहीं पड़ा होगा। नहीं बेटा, मैं हर बार उस पर्चा को ढूंढने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिलता। पर तुम दोनों को क्या हो गया है? क्यों उस पर्चे के पीछे पड़े हो? अच्छा माँ, जो पर्चा उसने बाबा को दिया था, तो उसने भी तो अपने पेपरों पर उस सबको लिखा होगा ना। हाँ हाँ बेटा, लिखा तो था, बता रहे थे तेरे बाबा। बहुत हुआ माँ, हम अपने खेतों में दिन रात मजदूरों की तरह खेती करते हैं। कल हम दोनों भाई जाकर जमींदार से अपनी जमीन वापस लेंगे। हमें भी तो पता चले ऐसे बाबा ने कौन सा कर्जा लिया था जो आज तक नहीं उतरा। जमींदार बहुत जालिम इंसान है। जब भी कोई उससे हिसाब मांगता है, वो उनके हाथ पैर तोड़ देता है। नहीं नहीं, मेरे पास तो तुम दोनों के सिवा कोई भी नहीं है। नहीं मेरे बच्चों, जमींदार से पंगा मत लो। क्यों ना पंगा ले माँ, वो हमारे दादा परदादाओं की जमीन है जिसे वो हथिया कर बैठ गया है। दोनों भाई बहुत गुस्से में थे, और हो भी क्यों ना, आज उन्हीं के खेतों में काम करते हुए जमींदार के 2 आदमियों ने उन्हें बहुत मारा, क्योंकि वो थोड़ी देर सुस्ताने के लिए बैठ गए थे। दोनों भाइयों के अंदर खून उबाल मारने लगा और उन्होंने वहीं खड़े खड़े प्रण लिया कि वो अपनी जमीन जमींदार से ले लेंगे। अगले दिन सुबह दोनों भाई जमींदार के यहाँ जाते हैं। जमींदार की हवेली देखते ही बन रही थी। सफेद संगमरमर की आलीशान हवेली, चारों तरफ पहरेदार, बीच में एक बड़ा सा हॉल और उसमें बड़ा सा झूमर लगा हुआ था। दोनों भाई जमींदार के नीचे आने का इंतजार कर रहे थे। काफी देर इंतजार कराने के बाद आखिरकार जमींदार नीचे आता है। तुम दोनों तो मनोरमा के बेटे हो ना, यहाँ क्या लेने आए हो? जब मेरे बाबा ने आपसे कर्जा लिया था तो तब मैं 10 साल का था। आज पूरे 12 साल बाद भी आपने हमारी जमीन हमें वापस नहीं करी है। कौन सी जमीन की बात कर रहे हो? तुम्हारे बाबा ने तो वो जमीन मुझे हमेशा के लिए दे दी थी। नहीं, आपको जमीन बाबा ने नहीं दी थी। बाबा ने आपसे कर्जा लिया था, उस जमीन को आपके पास गिरवी रखकर। हमें वो सारी जमीन चाहिए। इतने सालों से अपने ही खेतों में हम मजदूरों की तरह मेहनत कर रहे हैं। तो खेत मिलने पर कौन सा तुम जमींदार बन जाओगे? करोगे तो तब भी मेहनत मजदूरी ही ना। तभी जमींदार का बेटा धर्मेश, जो विदेश से पढ़कर आया था, वहां आ जाता है और सारी बातें सुनने के बाद वो अपने बाबा से बोलता है। सही तो कह रहे हैं बाबा, ये इतने सालों से इन्होंने क्या आज तक आपको पैसा वापस ही नहीं किया?
तुम्हें जमीन जायदाद के मामले में बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि तुम कुछ भी नहीं जानते। नहीं बाबा, जो गलत है वो गलत है। आपके पास इतनी जमीन जायदाद है, इसका इकलौता वारिस मैं ही तो हूँ। क्या करेंगे इतनी जमीन जायदाद का? मूर्ख लड़के, इंसान के पास जितना पैसा हो उतना ही कम है। पैसा हो तो तुम किसी को भी झुका सकते हो, कोई भी काम करा सकते हो। जमींदार साहब, ये अपने बेटे को समझाने का काम बाद में कर लेना, पहले हमारा हिसाब हमें बता दो। और अगर आपने हमारा हिसाब हमें नहीं बताया तो ना तो हम उस खेत को जोतेंगे और ना किसी को जोतने देंगे। दोनों भाई जमींदार को धमकी देकर निकल आते हैं। ये बात जमींदार बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपने लोगों से कहता है कि जो भी गांव में बगावत कर रहा है, सबके घरों में आग लगा दो, सबकी आवाजें बंद हो जाएंगी। उसी रात जब सब लोग गांव में गहरी नींद में सोए हुए थे, जमींदार के आदमी कुछ घरों को आग लगा देते हैं, जिसमें करण अर्जुन का भी घर होता है। आग लगते ही सब अपने अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं और जिसे जो मिलता है आग बुझाने के लिए उस पर डालना शुरू कर देता है। सुबह तक जैसे तैसे गांव की आग पर काबू पा लिया जाता है, पर सब लोग समझ गए थे कि ये काम जमींदार ने कराया है, इसलिए सबके अंदर आक्रोश जाग जाता है। जमींदार को क्या लगा कि हमारे घरों में आग लगाकर वो हमारा हौसला कम कर देगा? उसने हमारे घरों में आग लगाई है और अब वो कभी भी खेतों में पैर नहीं रख पाएगा। गांव के कुछ लोग करण और अर्जुन को समझाते हैं कि जमींदार से इस तरह पंगा लेना समझदारी नहीं है, पर करण अर्जुन अच्छे से सोच विचार कर इस बात को बोलते हैं। अपने बेटों का हौसला देखकर मनोरमा भी उन्हें प्रोत्साहित करती है। गांव के 2-4 और जवान लड़के करण अर्जुन के साथ जुड़ जाते हैं और फिर पूरे गांव में एक बगावत की लहर जमींदार के खिलाफ खड़ी हो जाती है। और उधर हवेली पर अभी भी समय है बाबा, मान जाओ। किसानों को साथ लेकर चलोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। वो सब लोग बरसों से आपके जुल्मों को सह रहे थे। आज की युवा पीढ़ी काफी समझदार हो गई है। सुन रही हो अपने बेटे की बात? ये बनेगा जमींदार। अरे नालायक, कितनी बार तुझे समझाया है, ये छोटे मोटे किसान ही अपनी आमदनी का जरिया है। अगर इनकी जमीन इन्हें वापस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? तुम्हें समझने की जरूरत है बेटा, तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये ठाट बाट शान शौकत ऐसी नहीं मिलती। माँ, आप भी बाबा की जबान बोल रही हो। चलो ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन आप लोगों की आंखें उस दिन खुलेंगी जब सारे किसान इस हवेली पर हमला कर देंगे। उनके तेवर देखकर लग रहा है कि वो अब आपके जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं उसी गांव के पास एक जंगल में डाकुओं ने डेरा डाल रखा था। सुना है कि शिवनगर के जमींदार का बेटा अभी अभी विदेश से पढ़कर आया है। अगर हम लोग उसे अगवा कर लें तो जमींदार से हम बहुत कुछ ले सकते हैं। सही कह रहे हो सरदार, सुना है यहाँ का जमींदार बहुत ही अमीर आदमी है। तो फिर तैयार रहो, कल दोपहर को हम लोग उसके लड़के को अगवा कर लेंगे और फिरौती की रकम में 50 लाख रुपए लेंगे। अगले दिन करण अर्जुन अपने खेतों में बैठे हुए थे। तभी वो देखते हैं कि कुछ डाकू घोड़ों पर सवार होकर गांव की तरफ जा रहे हैं। वो दोनों भी तुरंत गांव की तरफ भागने लगते हैं। अभी वो गांव में पहुंचे ही थे कि देखते हैं कि डाकू जमींदार के बेटे को लेकर जा रहे हैं और सारा गांव मूक दर्शक बनकर ये सब देख रहा है, क्योंकि करण अर्जुन जमींदार के घर पर देख चुके थे कि उसका बेटा बहुत ही अच्छी बातें कर रहा था। और फिर उनका बैर तो जमींदार से था, बेटे से नहीं। वो तुरंत ही पास में पड़ी रस्सियों को फंदा बनाकर जोरावर सिंह और उसके डाकू के गले में डाल देते हैं। तभी एक डाकू गोली चला देता है जो अर्जुन के कंधे को छूकर निकलती है। फिर भी दोनों भाई हिम्मत नहीं हारते और डाकुओं से भिड़ पड़ते हैं। जैसे ही मनोरमा को पता चलता है कि करण अर्जुन डाकुओं से लड़ रहे हैं, वो भी भागकर वहां आ जाती है। तुम गांव वाले सब देख क्या रहे हो? 4 डाकू से लड़ने की हिम्मत नहीं है तुम लोगों के अंदर? डाकू अगर बचकर निकल गए तो बाद में हमारा जीना हराम कर देंगे। बस यही सोचते रहना। हम आज तक लोगों से डरते हुए आए हैं। आज तक हमें जमींदार ने दबा के रखा और आगे डाकुओं के डर से हम कुछ नहीं करेंगे। गांव के कुछ लोग ये बात सुनकर जोश में आ जाते हैं और वो भी डाकुओं से भिड़ जाते हैं। काफी देर घमासान लड़ाई के बाद करण अर्जुन डाकू की बंदूकें लेने में सफल हो जाते हैं।
तब तक जमींदार का बेटा भी अपने आप को छुड़ा लेता है और वो भी डाकू से भिड़ जाता है। डाकू को कोई रास्ता सुझाई नहीं देता और वो वापस जंगल की तरफ भाग जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया करण अर्जुन। अगर तुम लोगों ने सही समय पर आकर उन डाकुओं को नहीं पकड़ा होता तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करते। तभी सब देखते हैं कि जमींदार अपनी गाड़ी में वहीं आ जाता है और जब उसे सारी बात पता चलती है तो वो सर नीचा करके खड़ा हो जाता है। देखो बाबा, करण अर्जुन की वजह से आज मेरी जान बच गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। मैंने तुम्हारे साथ इतने सालों से इतना अन्याय किया है, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मेरे बेटे की जान बचाई। अगर वो डाकू मेरे बेटे को मार डालते तो मैं इस जमीन जायदाद का क्या करता। आज इस घटना ने मेरा हृदय परिवर्तन कर दिया है। तुम दोनों ने जिस बहादुरी से डाकुओं का सामना किया, मैं यहाँ के मंत्री से कहूंगा तुम्हारी बहादुरी के बारे में। जमींदार साहब, इस गांव में आज तक किसी ने भी एक दूसरे को अपने से अलग नहीं समझा। आप लोगों ने हम पर इतने सालों से इतने जुल्म किए हैं, तब भी हमने आपके खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई। मनोरमा बहन, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। कल सारे गांव वाले मेरी हवेली पर आ जाना। मैं तुम सबको तुम्हारी जमीनें वापस कर दूंगा। मुझे समझ में आ गया है, सबको साथ लेकर चलने में ही इस गांव की भलाई है। धर्मेश करण और अर्जुन को धन्यवाद देकर अपने पिताजी के साथ चला जाता है। अगले दिन सारे गांव वालों को जमींदार उनकी जमीनों के कागज दे देता है। गांव में खुशी की लहर दौड़ उठती है। सब जगह करण अर्जुन की बहादुरी के चर्चे हो रहे थे और मनोरमा तो फूली नहीं समा रही थी। तभी वहां का मंत्री गांव में आता है और करण अर्जुन को उनकी बहादुरी के लिए 10,000 रुपए इनाम देता है और गांव वालों से वादा करता है कि थोड़े ही दिनों में वो उन डाकुओं को पकड़ लेंगे। करण अर्जुन को जब अपनी जमीन के कागज मिलते हैं तो वो कागज वो अपनी माँ को दे देते हैं। माँ, कल सुबह आप हमारे साथ खेतों में चलना और अपने हाथ से शुभारंभ कर नई खेती अब हम अपनी जमीन पर करेंगे। हाँ मेरे बच्चों, तुमने दिखा दिया है कि जो चाहो वो पा सकते हो, बस लगन दिल लगाकर करनी चाहिए। और उसके बाद करण अर्जुन अपनी माँ के साथ अगले दिन खेतों में जाकर नई खेती का शुभारंभ करते हैं।